जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स में जंग सिर्फ जमीन पर नहीं की जाती है या फिर लड़ी जाती है, कह सकते हैं समुद्र पर भी लड़ी जाती है। और जो देश इंडो पैसिफिक को समझ गया वो कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी की इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों को शेप करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करते हैं तो सेशल्स भी गए। बाकी जो इंडो पैसिफिक में जिस तरह से हम ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेटिक आउटरीच को देखें, अभी इंडोनेशिया विजिट भी है। और साथ ही ये जो भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा चैप्टर हम मान सकते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का एक बड़ा हम कह सकते हैं कि एक देश है, मलाक्का स्ट्रेट के स्ट्रेटेजिक गेटवे पर भी बैठा हुआ है। तो कई ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और ये भी दिखाता है कि भारत की जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजी है वो कितनी क्रूशियल है। इसको थोड़ा सा समझेंगे और जिस तरह से डिप्लोमेटिक पुश इंडो पैसिफिक पर स्पेशली भी भारत का नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। और इससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान गिरिधर बामणी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अंबर जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो इंडो पैसिफिक में, ऑल्दो भारत का जो ओवरऑल डिप्लोमेटिक आउटरीच है वो काफी बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस हम उसमें देख रहे हैं। लेकिन टू बी प्रिसाइज, अगर हम इंडो पैसिफिक में अभी देखते हैं तो हाउ क्रूशियल इज इट? थोड़ा सा मैं आपसे डिटेल में चाहूंगा। देखिए, इंडो पैसिफिक तो दूर की बात है, कम से कम इंडियन ओशन रीजन में हम यहाँ हमारी जो वर्चस्व है, हमारी जो पकड़ है, इसको खोना नहीं चाहते। ताकि आगे पैसिफिक में क्या होगा वो अमेरिका देखे। इसीलिए हम पहले हमारी इलाका, हमारी इंडियन ओशन रीजन में जो जो प्लेयर्स हैं, यहाँ जितने भी देश हैं, उनके साथ हम रिश्ता कैसे रखना है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कैसे चौधरी बनेंगे, जहाँ ठेकेदार बनेंगे, यहाँ की जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। चाइना जैसा हम चौधरी नहीं बनना चाहते हैं, वो सबको डरा धमका के कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम सबके साथ मिलके फिर एक कोऑपरेटिव तरीके से हम यहाँ हमारी वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। यह हमारी अप्रोच अलग है, चाइना का अप्रोच अलग है, अमेरिका का भी वही है। सबको धमका के वो लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, वो हम नहीं करते। फिर भी हमारी रीच, यहाँ हमारी पहुंच जो है वो तगड़ा बनते जा रहा है हर दिन। अब देखिए, डुकॉम पोर्ट जो ओमान में है, वो भारत वहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। फिर जब असीसी आया था यहाँ रिपब्लिक डे परेड में, तब सुएज कैनाल के बगल में एक SEZ दे दिया हमें। जिबौटी में चाइना तो बैठी है, मगर वो भी वो इलाका हमें दे दिया गया। फिर मोदी जी सीशल्स गए थे, सीशल्स भी हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। फिर अब देखिए, यहाँ मॉरिशस में एक छोटा सा एक आइलैंड है, उसमें एक एयर स्ट्रिप बना हुआ है, अगलीगा पोर्ट है, अगलीगा एयरपोर्ट है, वो हमारी कंट्रोल में है। वहां से हमारी सबमरीन हंटर्स, सबमरीन को ढूंढने वाली हमारी जो बोइंग PI-8 जो एयरक्राफ्ट है, वो घूमते रहते हैं पूरे इंडियन ओशन में, वो वहां तैनात है। फिर मालदीव्स में पहला मोइजो हमें निकाल के फेंक दिया था इंडिया आउट चलते हुए, अब फिर दोबारा दाखिल हो गया उधर हम। फिर चाइना श्रीलंका को कब्जा करके बैठा था, चाहे वो हम्बनतोटा हो या कोलंबो पोर्ट हो, पूरा चाइना को हवाला कर दिया था। हमने फिर वहां एंट्री मारी है। हाँ, हम्बनतोटा चाइना के कब्जे में है, मगर हम्बनतोटा एयरपोर्ट हमारी कंट्रोल में है। ना उस पोर्ट में एक शिप आती है, ना उस एयरपोर्ट में एक फ्लाइट आती है, फिर भी हम वहां बैठे हैं। क्यों? चाइना के पास वो लिसनिंग पोस्ट और रेडार्स और लग के बैठ सकता है, तो हम भी उनके बगल में जाके बैठे हैं। कोलंबो में भी वही है। एक पूरा एक एरिया पूरा चाइना को दे दिया था श्रीलंका ने, बाकी उसके बगल में अदानी को दे दिया, तो वहां उधर भी हम बैठे हैं। फिर देखिए, हम सिटवे पोर्ट जो म्यांमार में है, वो भारत के पास है। जो इंडोनेशिया है, अभी मोदी जी इंडोनेशिया जा रहे हैं। अभी हमारी जो निकोबार कमांड, अंडमान निकोबार कमांड है, और निकोबार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो अभी शुरू हो गया, जिसका अप्रूवल मिल गया है, जो इंदिरा पॉइंट के बाजू में, उधर हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। वहां से महज 100 किलोमीटर आगे इंडोनेशिया का सबंग पोर्ट है, वो भी हमारी पास है, लीज में है हमारी यहाँ। तो मतलब गेट कीपर जैसे खड़े हैं यहाँ। मलक्का स्ट्रेट को जाने के लिए
लगभग 75 से 80% चाइना का पूरा कारोबार यहीं से चलता है, चाहे वो अफ्रीका से रॉ मटेरियल्स लेके जाना हो, या हमारी वेस्ट एशिया से एनर्जी जो ईंधन है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेके जाने की बात हो, या यूरोप से कुछ लेना हो इनको, या ये जो एक्सपोर्ट करना है अफ्रीका, वेस्ट एशिया और यूरोप को एक्सपोर्ट करना हो, यहीं से जाना पड़ेगा। तो यहाँ दो जगह पे हम बैठे हैं। आपने देखा होगा जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कैसे वेपनाइज किया ईरान ने। अब इसके बाद ओमान और ईरान दोनों मिलके वहां ठेकेदार बन के बैठेंगे। पहला नहीं था, फरवरी 27 से पहले कुछ नहीं था। तो सर ऑफिशियल फीस भी डिक्लेयर कर दी ईरान ने। करेक्ट, ऑफिशियल फीस भी डिक्लेयर कर दी है। तो हम भी वो कर सकते हैं, अभी करने का इरादा नहीं है, मगर कैपेसिटी बिल्डअप करना है ना हमें। तो जब इंडोनेशिया भी हमारे साथ आएगी, कल के दिन भारत और इंडोनेशिया बैठ के यहाँ हम एक और चोक पॉइंट बना सकते हैं। जैसे हॉर्मोज बन गई है, ये स्टेट ऑफ मलक्का के भी हम एक चोक पॉइंट बना सकते हैं। ये कैपेसिटी है, इसीलिए ये क्रूशियल बन जाती है। फिर रही, अब देखिए वहां इंडोनेशिया और चाइना का कोई सरहद नहीं है, फिर भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। इनके पानियों में, इनके समुद्र का भी क्लेम करता है चाइना। 2-3 बार ऑलरेडी चाइनीज पीएलए का जो प्लान, जो पीएलए एयरफोर्स है, वो इधर घुसपैठी किया है। इंडोनेशियन एयर स्पेस में वो लोग आए थे, तो ये लोग स्क्रैम्बल करके इनको जेट्स वहां भेजना पड़ा। तो इसीलिए उनको खतरा है, एक बार ताइवान को अड़प लेगा चाइना, फिर इन देशों के ऊपर गिरेगा। एक फिलीपाइंस के ऊपर दबाव ऑलरेडी है, उनके जो शॉल्स हैं, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनको कब्जा कर दिया। इक्का दुक्का जो बचा हुआ है उसके ऊपर भी दबाव डाल रहा है। फिर नेक्स्ट इंडोनेशिया के ऊपर वो दबाव आएगा, ब्रुनाई के ऊपर आएगा, फिर वियतनाम का भी अभी चल रहा है। वियतनाम का ऑफशोर जो है, उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी गैस और पेट्रोलिंग के लिए ड्रिलिंग करने कोई जाएगा तो उनके ऊपर भी गुंडागर्दी कर रहा है चाइना। तो हमारी जो ओएनजीसी विदेश हमारी पास जो कंपनी है, वो उधर जाके टेंडर भी मिल गया था, मगर हम जा नहीं पा रहे क्योंकि ये लोग चाइना की गुंडा जो शिप्स है ना, वो आके वहां तंग करते हैं लोगों को। तो फिर इंडोनेशिया के बारी भी आएगी, तो इसीलिए इंडोनेशिया हमारे साथ जाना चाहती है। इंडोनेशिया जो है वो अभी से अमेरिका से डीकपल और डी रिस्क करना चाहती है। अभी अमेरिका के ऊपर भरोसा सबको उड़ गया, सब देख ही रहे हैं। तो गल्फ में, आप वेस्ट एशिया में, ये लोग अमेरिका के भरोसे पर ये लोग बैठे थे। ईरान जब शाहीन ड्रोन्स वो मारा था, तो इनके समर्थन में अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, और फिर जो बचा कुचा इनके पास हथियार थे वो इजराइल को दे बैठा है, तो इनके पास तो है ही नहीं है। इसीलिए अब देखिए यूएई भी भारत के साथ आ रहा है, भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है, और इससे भी मोर इंपॉर्टेंट आकाश तीर खरीद रहा है हमसे। आकाश तीर जो है, इट इज लाइक ए शील्ड। उनके ड्रोन्स और उनके मिसाइल्स को बचाने की जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोटोकॉल्स है, वो आकाश तीर है। तो अमेरिका के आयरन डोम और इनके जो जितने भी है प्रोटोकॉल्स, उनके ऊपर भरोसा उड़ गया। तो इसीलिए इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ये सब हमारे पास आ रहे हैं। तो है तो अमेरिकन बेसिस फिलीपाइंस में भी है, फिर भी हमारी ब्रह्मोस क्यों खरीदा? वो ब्रह्मोस जब फिलीपाइंस ने खरीदा, चाइना रुक गई है, क्योंकि चाइना और आगे बढ़ती और इनको वो एक स्कॉल के ऊपर जो चल रहा है, वो बहुत पहले से चल रहा है, वो उसको छोड़िए, बाकी इलाकों में भी वो कब्जा करना चाह रहा था। अभी ब्रह्मोस के डर के चलते हुए चाइना आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि फिलीपाइंस के पास ब्रह्मोस है। वियतनाम भी खरीद रहा है, अभी वियतनाम भी खरीदेगा, इंडोनेशिया भी खरीदेगा। तो ये यहाँ की सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारत बन रहा है। अमेरिका धीरे धीरे से यहाँ से हट रही है, अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिसंबर 2025 में, मतलब लास्ट ईयर दिसंबर में, इनका एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट निकला डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन से। उसमें वो कह रहा था कि अमेरिका फर्स्ट। तो मनरो डॉक्ट्रिन, तो दोबारा उसको लेके आया, मनरो ट्रंप डॉक्ट्रिन करके उसको लेके आया आगे। तो इसके चलते हुए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वो अपना कंट्रोल में रखना चाहता है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। तो ये इनका अप्रोच आ गया। तो यहाँ की जितने भी छोटे छोटे देश है, वो अमेरिका के बलबूते पे, अमेरिका के भरोसे पे वो जी रहे थे। जब अमेरिका वहां से हट जाएगी, चाइना आके आराम से इनको खा लेंगे। तो इसलिए भारत की जरूरत इनको महसूस हो रहा है। धीरे धीरे से ये हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। आपने देखी होगी
जब मोदी जी पापुआ न्यू गिनी गया था पोर्ट मोर्सबे में, तो उनका हमारी प्रधानमंत्री का पांव छुआ रहा था। तो आप समझिए, अमेरिका के साथ उनका एक सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग भी है, अग्रीमेंट भी है, फिर भी भारत उनके लिए क्रूशियल बनते जा रहा है। इंडोनेशिया का भी वही हालत है। तो इंडोनेशिया का सिक्योरिटी को भी बचाने के लिए भारत क्रूशियल बनेगा। फिर जैसे मैं कह रहा हूं, आने वाले दिनों में चाइना कुछ हरकत करेगा, चाइना कुछ गड़बड़ करेगा, इधर एक हद से ऊपर चला जाएगा, फिर चाइना को रोकने के लिए भारत और इंडोनेशिया दोनों मिलके एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसा यहाँ चोक पॉइंट हम उनके खिलाफ कर सकते हैं। तो वो चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। हम रोकने का इरादा नहीं रखते हैं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स को हम रुकेंगे नहीं। लिवरेज है हमारे पास, लिवरेज बनाना चाहते हैं, वो कैपेसिटी बिल्डअप करना चाहते हैं, इसीलिए निकोबार आइलैंड्स में अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी वहां भाग गया। क्यों? भारत की भला होगा तो ये पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। फिर देखो 4 पेड़ गिरा दिया, देखो 4 लोग यहाँ से विस्थापित हो गया, ये सब ड्रामाबाजी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दे आर ऑल पेड ड्रामाटिस्ट फ्रॉम चाइना। इनके कांग्रेस और सीसीपी के एमओयू भी है ना, तो ऑब्वियसली ये लोग 2008 में जो हुआ था। दैट इज द रीजन मोदी जी इंडोनेशिया का पर्यटन इज वेरी क्रूशियल। हाँ, बाहर डिक्लेरेशन में कुछ नहीं करेंगे, जॉइंट म्यूचुअल एक्सप्लोरेशन, सप्लाई चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सपोर्ट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट, पायरेसी, ये सब बकवास की बात करके आ जाएंगे, वही आपको मिलेगा। यू विल नॉट हियर एनीथिंग डिफरेंट देन दैट। बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, दोनों के रिश्ते जब बढ़ेंगे, वी विल बिल्ड दैट कैपेसिटी। टुमारो और भी खतरा हमारे ऊपर आएगा तो उसको झेलने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कैपेसिटी बिल्डअप दोनों बैठ के करेंगे। तो सर इसी से एक सवाल कि ये जो इंडो पैसिफिक में जो बढ़ती हुई डिप्लोमेटिक और हम डिफेंस आउटरीच की हम बात करते हैं, तो ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए है, ये कि चाइना का जो हमें ये कहें कि इसे स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग के रूप में देखा जाए, जो हम देख रहे हैं कि चाइना का दुश्मन नहीं। नहीं, अभी देखिए, चाइना तो एक बहुत बड़ा शक्ति है, तो उनको तो कोई हरा नहीं सकते हैं, मगर जैसे आपने कहा, एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस तो रखना पड़ेगा। चाइना एक हद से आगे ना जा पाए, इसका तो हमारे पास कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। पहला ये था कि अमेरिका देख लेगी, अभी अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, अमेरिका से कोई डर नहीं है किसी को, मतलब चाइना को तो कोई डर नहीं है। तो वो मतलब ओबामा के टाइम पे इनको वहां साउथ चाइना सी में आइलैंड्स ये लोग बना रहे थे चाइना, उसके खिलाफ ओबामा ने कुछ नहीं किया। तो अभी हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते हो, उनके कब्जे में चला गया। तो फिर ताइवान के खिलाफ भी वो जो करना चाहता है वो कर रहा है, वो रेड लाइन हर प्रेसिडेंट को वही कह रहा है, इंक्लूडिंग जब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग गया था उसको भी यही बोला, चाइना ने बोला वही है, ताइवान के बारे में आप कुछ नहीं करोगे, हम जो मर्जी चाहे वो करेंगे, आप इसमें दखल नहीं करोगे। तो सीधा वो रेड लाइन बोल दिया, इसीलिए ये मुश्किल चीज है। तो अमेरिका तो इस थिएटर से जाएगा, मगर चाइना को बैलेंसिंग कौन करेगा? तो भारत भी तैयार नहीं है, हमारी पास भी इतना कैपेसिटी नहीं है। हाँ, मोदी जी आने के बाद पिछले 10 साल में हमने कैपेसिटी थोड़ा बिल्डअप किया है, मगर चाइना की तुलना में तो हम बहुत दूर दूर की बात है ना। वो चाइना तो अमेरिका से भी ज्यादा उनके पास फ्लीट है, अभी नेवल फ्लीट है उनके पास। वो अलग बात है, टेक्नोलॉजी में अमेरिका उनसे बीट करती है, वो अलग बात है, मगर नंबर गेम तो खेल सकता है, वो नंबर्स है उनके पास। तो फिर ये टेक्नोलॉजी जापान के पास है। शिंजो आबे जो माजी प्रधानमंत्री था जापान का, उनका सोच था कि भारत के साथ रिश्ता रखेंगे तभी हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। उस समय वो खुल्लम खुल्ला नहीं बोल पाया कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है, मगर धीरे धीरे से अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया को मिला के क्वाड बनाया था, और डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्वाड को खत्म कर दिया। तो फिर भी सनाई तकाशी भारत आई थी। क्यों आई? क्योंकि शिंजो आबे की बहन मानती है वो अपने आप को। तो फिर मोदी जी भी ने बोला है कि आप मेरा बहन हो। तो इसका मतलब क्या है? तो जापान और भारत दोनों मिलेंगे, चाइना को काउंटर कर सकते हैं, चाहे अमेरिका हमारे साथ आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जापान के पास टेक्नोलॉजी है। आज चाइना किसी से डरती है तो जापान से डरती है, किसी और से नहीं डरती है। अमेरिका से बिल्कुल नहीं डरती है चाइना, जापान से डरती है, क्योंकि जापान ऑलरेडी उसका शक्ति क्या है, एक बार उनका प्रदर्शन हो चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले।
इसलिए चाइना जापान से डरती है। जापान की टेक्नोलॉजी, उनके इंटेलिजेंस, उनकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है वो, और भारत के पास जो हमारे पास कैपेसिटी है, ये दोनों मिला के हम चलेंगे आगे तो वो फायदेमंद होगा। तो बाकी छोटे जैसे शक्तियां हैं, जैसे इंडोनेशिया है, फिलीपाइंस हो, या बाकी 2-3 कोरिया, साउथ कोरिया, ये भी हमारे साथ आ सकते हैं, वियतनाम। धीरे धीरे से हम एक अमेरिका को छोड़ के यहाँ इस एरिया में हम एक बैलेंसिंग एक पावर हम बना सकते हैं। जैसे आसियान के हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस और हमारी ट्रेड रिलेशंस तो है ही है, मगर मिलिट्री रिलेशनशिप भी हम आगे लेके जा रहे हैं आसियान के इसी साथ। से मैं एक पॉइंट में आपको जोड़ना चाहती हूँ। आसियान की आपने बात की, मैं आसियान को लेकर सवाल आपसे पूछना चाह रही थी, आप उस पॉइंट पे आ गए खुद। तो जो ये हम इंडोनेशिया की हम देख रहे हैं कि इंडोनेशिया क्या भारत के लिए आसियान का गेटवे बन सकता है, और क्या जो भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को सिक्योरिटी डिप्लोमेसी के साथ इक्वली जो अग्रेसिवली हम देख रहे हैं, क्या उस तरह से भारत परस्यू कर रहा है, वो हम क्या देख पाएंगे आगे भविष्य में? देखिए, इंडोनेशिया एक गेटवे है, म्यांमार भी एक गेटवे है ना। हम तो आसियान के नेबर हैं, हमारी सरहद में म्यांमार भी बैठी है ना, म्यांमार भी तो आसियान में है। तो हमारी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम यहाँ म्यांमार और वहां से आगे थाईलैंड और वियतनाम, कंबोडिया जाने के तक हमारी प्रोजेक्ट्स बननी थी, मगर यहाँ गड़बड़ हो गया म्यांमार में, इसलिए वो रुक गया। अरक्कन प्रोविंस में गड़बड़ हो गया, फिर कचिन प्रोविंस में गड़बड़ हो गया, फिर वहाँ अलगावाद जो भी है वो चल रहा है उधर, तो इसके चलते हुए थोड़ा वो रुक गया। बट अल्टीमेटली हमारी ये सोच थी कि बांग्लादेश भी हमारे साथ चलती, तो ये पूरा ईस्ट की जो है कनेक्टिविटी बढ़ाना है। तो इंडोनेशिया के साथ हमारी तो लैंड बॉर्डर तो नहीं है, सी बॉर्डर, वो सी नेबर है, समुद्र में हमारी नेबर है, मगर बाकी बॉर्डर्स भी हमारी है ना आसियान के साथ। म्यांमार है, फिर आगे से थाईलैंड, ये सब बहुत नजदीक है, ज्यादा नहीं है। एक दिन में आप बैंकॉक पहुंच सकते हो। आप जब प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, आपको आसानी से आप आराम से आप वहां पहुंच सकते हो। तो ये है, तो ये हमारी सोच तो है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ कुछ गड़बड़ के चलते हुए हम थोड़ा लेट हो गया। अभी इंडोनेशिया से खोलेंगे। इंडोनेशिया में एक दो चीज, एक हमारी वर्चस्व वहां बढ़ना है, दूसरा चाइना की इन्फ्लुएंस वहां घटना है, क्योंकि आसियान में अभी भी चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ये चाइना इन लोगों से खरीदती है, इसलिए चाइना के खिलाफ ये बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उसको ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है, तो भारत ऑल्टरनेट बन सकता है। तो इसी के चलते हुए इन चीजों में भी हम ध्यान देना है। तो भारत और जापान का एक मॉडल है, शायद डिफरेंट एंगल से बाकी देशों से भी वो चलाना पड़ेगा। अब देखिए अफ्रीका में चाइना का ऑलमोस्ट वर्चुअल मोनोपोली है, पूरे हर देश में उनका प्रोजेक्ट चलते हैं, उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो भी है, वहां से मिनरल्स उठा के लेके जाते हैं, उनको काउंटर करने वाला कौन है? यूरोप तो वहां से भाग गया, कुछ एरिया साहिल रीजन में जो यूरोप के बचे कुचे जितने भी थे उनको भी वो धकेल दिया, वहां से भाग गया। कौन है उधर? भारत ही है उधर। अब देखिए, मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन देशों में एयरटेल चलता है, जियो चलता है, हमारी ही टेक्नोलॉजी चलती है, हमारी टाटा की गाड़ियां चलते हैं उधर। तो सेकंड चाइना के बाद सेकंड बिगेस्ट प्रेजेंस भारत का ही है उधर। तो मगर हमारी पास इतना कैपेसिटी नहीं है। जापान हमारे साथ है, जापान और भारत दोनों मिलके अफ्रीका में एक काउंटर नैरेटिव और एक ऑल्टरनेट खड़ा कर सकते हैं। तो आसियान के साथ भी वो हम करना चाहते हैं, चाइना से वो डीकपल करना चाहते हैं। चाइना को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट इग्नोर चाइना, बट चाइना धमकी ना दे, चाइना के पूरे कब्जे में ना चले जाए, इसके चलते हुए क्या करना है उसमें भारत आगे रहेगा, तो वी विल हेल्प देम। इसलिए इंडोनेशिया का भी ऑल्टरनेट, चाइना से ऑल्टरनेट उनको कुछ चाहिए तो भारत रहेगा। भारत इनके लिए बहुत क्रूशियल है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प इनके ऊपर इतना टैरिफ्स डाल के उसको इतना डरा दिया, तो उनको अमेरिका के ऊपर भी भरोसा उड़ गया और मायूस हो गए लोग। तो दे नीड ऑल्टरनेटिव। भारत के साथ रिश्ता रखेंगे, दैट विल बी उनके लिए भी फायदेमंद होगा, एक बिजनेस के एंगल से भी फायदेमंद होगा, स्ट्रैटेजिकली भी फायदेमंद होगा, डिफेंस के लिए भी भारत के साथ रिश्ता रखेंगे तो हम उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं करेंगे, उनको फिर बदले में हम उनको फिर सताएंगे नहीं। बहुत सी चीजें भारत के साथ रिश्ता रखेंगे तो उनके फायदे में है। और वहां के पॉपुलेशन भी
कल्चरली भी हम दोनों बहुत सिमिलैरिटीज है दोनों में। भारत की पॉपुलेशन भी वो ज्यादा मात्रा में वहाँ काम करता है, तो वी हैव लॉट ऑफ कॉमनैलिटीज। तो बाकी ये चाइना के साथ गया था, अमेरिका के साथ गया था, फिर मुस्लिम उम्मा के साथ गया था पहले, ये सब अब धीरे धीरे से वो छोड़ रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट देखने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए भारत उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है, बट ये सब आगे करना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी के ट्रिप जो है वो बहुत क्रूशियल बनेगा। इसके आधार पर हम आगे क्या क्या रणनीति चलाएंगे वो देखना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली हम चाइना का और अमेरिका दोनों शक्तियों का ऑल्टरनेट खड़ा करने में भारत एक अहम इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेगी, ये तो तय है। तो बिल्कुल, जो भारत की इस पॉलिसी की बात करें या फिर आसियान आउटरीच जैसा भी हम देख रहे हैं कि उसमें इंडोनेशिया एक इम्पॉर्टेंट गेटवे साबित हो सकता है। तो सर, अगर हम ग्लोबली अगर हम देखें भारत के इस इनिशिएटिव को, तो जो भारत की मर्जिंग ग्लोबल पावर है या पावर पोजीशनिंग की हम बात करते हैं, उसमें ये कितना इम्पोर्टेंट बनता है? देखिए, इंडो पैसिफिक की बात करते हैं हम। इंडियन ओशन के बाद पैसिफिक ओशन के बीच में बहुत से और समुंदर भी है, वो पैसिफिक ओशन नहीं है। चाहे वो मलक्का स्ट्रेट हो, फिर आपकी साउथ चाइना सी हो, या येलो सी हो, फिर जापान सी हो, बहुत से हैं। फिर चाइना के नीचे चेन ऑफ आइलैंड है, सेकंड चेन ऑफ आइलैंड है। तो बहुत से इलाके जो पैसिफिक से नहीं जुड़ता है वो भी है, मगर अमेरिका इंडो पैसिफिक की नाते से वो देखता है। मगर हम ऐसा नहीं है, हम यहाँ के इलाके हमारी रिश्ते थे। इंडोनेशिया में हमारी राजाओं ने राज किए थे पहले, हमारी दक्षिण भारत से, हमारी तमिलनाडु से, हमारी चोला और पांड्या पल्लवा ये सब वहां तक गए थे और राज किए थे। अभी भी कल्चर हुआ उनका हमारी से मिलता है। उनका सेंट्रल बैंक का नाम कुबेरा बैंक है, उनके करेंसी नोट में गणेश जी का ये चलता है, गरुड़, उनकी एयरलाइन गरुड़ एयरलाइन है। तो कल्चरल कनेक्शंस हैं, उसको दोबारा उजागर करना है। मगर जिंदगी पूरा कल्चर से ही नहीं चलती है ना, आप इकोनॉमी भी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम वी आर ऑल्सो अ बिग सीरियस पार्टनर उनके। वहां से हम तेल खरीदते हैं, जैसे आपकी जो पाम ऑयल है ये सब खरीदते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों से खरीदते हैं। तो इकोनॉमी स्ट्रैटेजी इन चीजों में जब हम हमारी इमीडिएट नेबरहुड से हम बात करना और रिश्ता रखना हम शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाकी जो सुपर पावर्स है उनका वहां इन्वॉल्वमेंट कम होते जाएगा। जब ये बढ़ेगी तो हम किसी को अनाउंस करने का जरूरत नहीं है, भारत विल ऑटोमेटिकली बिकम अ सीरियस प्लेयर इन देशों में। तो वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। आगे देखिए, हम अर्जेंटीना, फिर ब्राजील तो ब्रिक्स में ऑलरेडी है, फिर कनाडा भी, मार्क कार्नी आया था इधर पहली बार 30 साल या 40 साल में पहली बार उनके सीक्रेट एजेंसी ने खालिस्तानी टेररिज्म करके वो नाम लेके बोल रहा है। जो कनिष्का बॉम्बिंग हुआ है वो खालिस्तानी टेररिस्ट ने किया, वो पहली बार एक्नॉलेज किया। मतलब वो भी वो पुरानी कचरे को फेंक के भारत के साथ रिश्ता जोड़ना चाह रही है। तो पहला ये करेंगे, अमेरिका से डीकॉपल करने के लिए कोई भी तैयार है। चाइना के पास उनको जाने का कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है, चाइना के पास जाना ही जाना है। मगर चाइना उनको कंट्रोल करेगा ये डर से, तो कोई ऑल्टरनेट चाहिए तो भारत है। तो और भारत और इंडोनेशिया हमारी नेबर है, तो हम दोनों मिलके ये इसमें एक स्ट्रेटजी में जाएंगे। भारत अकेला बहुत चीजें नहीं कर सकता है, हमें भी रिलेशनशिप चाहिए, हमें भी गठबंधन चाहिए, हमें भी एक अलाइंस और ये पूरा इकोसिस्टम चाहिए। उसमें इंडोनेशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है। फिर आगे जो इस एरिया साउथ ईस्ट एशिया जो भी कहते हैं, उस उन देशों में भारत की वर्चस्व बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया एक बहुत अच्छा गेटवे बन सकता है। और म्यांमार में भी थोड़ा वहां खतरा टल जाएगी तो फिर आगे वो भी जा सकता है। म्यांमार का जो प्रेसिडेंट है वो भी आया था भारत, हाल ही में 1 महीना पहले आया था वो। तो धीरे धीरे से हम ईस्ट के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, क्योंकि वेस्ट तो यहाँ तो पता नहीं कब जंग शुरू होगा, कब गड़बड़ होगा। तो हम ऑल्टरनेट्स ढूंढना शुरू किया है। तो वो भी चाइना को कंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, चाइना को कोई निकाल नहीं सकते हैं बट मैनेज करने के लिए। जब हम हमारी ब्राउन वाटर नेवी था, हमारी सरहद से आगे जाने रहे थे ब्राउन वाटर, अभी ब्लू वाटर नेवी बन गया।
तो धीरे धीरे से हम एक्सपैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आसियान देश, यहाँ हम अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, इसमें हमारी वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। तो पहला एक 10-20 साल तक ये चलेगा, उसके बाद आगे सोचेंगे फिर पैसिफिक में हम क्या करना है। पैसिफिक ओशन में, कनाडा में, मेक्सिको में, अर्जेंटीना, ब्राजील से हमारी, चिली, इनसे हमारी रिश्ता चल रहा है। अर्जेंटीना से और इन इलाकों से हम रेयर अर्थ भी खरीदने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो कमर्शियल रिलेशन तो चलेगा, बट स्ट्रैटेजिक और बाकी रिलेशनशिप्स पहला हमारी इमीडिएट नेबरहुड में फोकस करेंगे। उसके लिए इंडोनेशिया बहुत क्रूशियल है। तो सर अभी एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन क्या मतलब इसका कोई कोरिलेशन है वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी बीते दिनों भारत ने बांग्लादेश के लिए वीजा ओपन किए और वहां पर हमने देखा कि वीजा सेंटर्स पर लाखों की भीड़ लग गई। बहुत सारे लोग इस बात का बड़ा बुरा मना रहे हैं कि भारत को ये नहीं करना चाहिए था, ये एक ब्लंडर है। क्या ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, या फिर जो प्रधानमंत्री मोदी अभी ओवरऑल अगर हम इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में देखते हैं, अभी ईस्ट में डिप्लोमेटिक जो आउटरीच है वो काफी अग्रेसिव हो रहा है, उस बिंदु से देखना चाहिए सर इस डेवलपमेंट को? प्लस म्यांमार में भी अभी चीजें, जिस तरह के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसको भी लोग कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट सर? आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आप बांग्लादेशियों को वीजा नहीं दोगे, वो इलीगली घुसपैठ करेगा। वो तो आ ही रहे ना, उनको रोक नहीं सकते हो। किसी न किसी तरीके से वो आ जाएंगे। आपके बॉर्डर तो पोरस हैं और पानी में तैर के भी आ सकता है। तो इतना बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, तो आप इससे अच्छा है आप वीजा फ्री करो, वीजा आसान करो उनके लिए आने के लिए, वो आने दीजिए ताकि हम उसको मॉनिटर करें। जो भी वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है आप उसका बैकग्राउंड चेक तो किया कर सकते हो ना, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी को ट्रैक कर सकते हैं, ये अच्छी बात है ना। नहीं तो आपके यहाँ घुस के फिर यहाँ जब तक टीएमसी था पश्चिम बंगाल में, उनको पनाह देती थी वो ममता बनर्जी की सरकार। ये लोग बैठे थे उधर भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ जो भी गड़बड़ किया था बांग्लादेश में, वो आके इधर पनाह ले लेते वो लोग। इससे अच्छा है फॉर्मली वो आए। यहाँ तक उनके जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर था वो हमारी ब्लैक लिस्ट पे था ना। वो जब भारत आया था उसको हमने 2 घंटा बैठ के बिठा के उसको हमने इंटरोगेशन किया, फिर गुस्से में आके वो वापस चला गया, अलग बात है। कोई भी भारत आना चाहता है लीगली आए, हमें कोई एतराज नहीं है, दे आर ऑल वेलकम। वैसे तो देखा जाएगा तो वो तो हमारी अपनी है ना। जब हम अखंड भारत की सोच रखते हैं तो वो भी कभी ना कभी भारतीय थे, अभी भी बंगाली बोलते हैं, हमारी भाषा बोलते हैं, उठना बैठना हमारी है, तो उनको इंटीग्रेट करना हमारी इंटरेस्ट में है, मगर लीगल तरीके से। इलीगल तरीके से वो नहीं आते। यहाँ आएंगे, टूर करेंगे, फिर यहाँ मेडिकल टूरिज्म, मैक्सिमम वो मेडिकल टूरिज्म में आते हैं लोग, उनके लिए वहाँ कुछ है नहीं है। इधर कोई भी, हम हैदराबाद में जाके देखेंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पूरे बांग्लादेश, वहाँ बंगाली लोग ही रहते हैं उधर। तो दैट वी आर ओके, वी आर वेलकमिंग दैट। बट इलीगल तरीके से आओगे तो हम सख्ती से निपटेंगे आपसे। जो सुवेंदु अधिकारी कर रहा है ना, पकड़ पकड़ के इसको वापस ढकेल दे रहा है, वो करेंगे। तो जब ये करोगे तब उनके पास एक विकल्प मिलेगा, है उनके पास रहेगा, तो देन दे विल नॉट कम टू योर कंट्री इलीगली। तो दिस इज अ गुड अप्रोच, भारत सरकार की सही अप्रोच है, वो करना चाहिए। म्यांमार के साथ भी हम धीरे धीरे से रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, बट जो हमारी सरहद में जो उनके इंसर्जेंट्स हैं, हमारी भी इंसर्जेंट तरफ है और उनके भी सरकार के कंट्रोल में नहीं है इन इलाकों में। मतलब जो भारत की सरहद में जितने भी हैं उसको निपटने के लिए हम बॉर्डर फेंसिंग शुरू कर दिया ना। लोकल गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज भी उसके खिलाफ है, फिर भी हमने बॉर्डर फेंसिंग शुरू कर दिया म्यांमार के साथ भी। हम उधर भी लीगली लोग आना चाहते हैं तो दे आर वेलकम, हम उनको वेलकम करते हैं। हम भी जाना चाहते हैं, यहाँ तक, यहाँ से रोड जो है थाईलैंड बैंकॉक तक लगाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। और प्रोटोकॉल्स भी हम ये करना चाहते हैं कि सार्क का एक सोच था, अनफॉर्चुनेटली सार्क तो फ्लॉप हो गया। ये था कि हमारी ट्रांसपोर्ट, जैसे यूरोप में जा सकते हो ना, आपके पास गाड़ी होगा, आप लंदन से सीधा बाय ट्रेन आप जा सकते हैं, वर्षों तक आप गाड़ी लेके जा सकते हो। यही हम करना चाहते हैं। हमारी, मान लीजिए कि बांग्लादेश में रजिस्टर्ड गाड़ी है, वो भारत भी आ सकता है। सिमिलरली म्यांमार में रजिस्टर्ड है, वो भारत आ सकता है। भारत में रजिस्टर्ड गाड़ी हम बैंकॉक तक जा सकते हैं। तो ये वाली प्रोटोकॉल बनाना चाहते हैं
पर वहां माहौल इतना ठीक नहीं है, इसीलिए उसके चलते हुए थोड़ा लेट हो गया। हमारी कालाधन प्रोजेक्ट भी लेट हो गया, जो हम समुंदर से हम सिडनी प्रोविंस लेके जाना था, और वहां से त्रिपुरा तक कनेक्टिविटी, मिजोरम तक कनेक्टिविटी हमें जो म्यांमार के रास्ते से जाना था, वो भी थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि वहां इंसर्जेंसी है, अरकन आर्मी वहां उनके उन इलाकों पे कब्जा है, तो इसके चलते वो थोड़ा देर हो गया। फिर भी अभी धीरे धीरे से उनका आर्मी का पकड़ बढ़ रहा है, और इन इंसर्जेंट्स को धीरे धीरे से वो हरा रहा है। तो इसीलिए उनका प्रेसिडेंट भारत आया था, तो वी आर रेडी फॉर इट। जब वो तैयार होंगे, जब हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, वी आर ओपन टू नेगोशिएट विद देम। हाँ, उनके देश के अंदर क्या चल रहा है, तानाशाही है, ऑंग सान सू की को अरेस्ट करके रखा है। वी आर नॉट, हम ऐसा देश नहीं है कि आपके अंदरूनी इश्यूज पे हम कोई टिप्पणी करें, आपके अंदरूनी इश्यूज पे हम दखल करें, वो नहीं करेंगे, जैसे अमेरिका करती है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोलती है, बताइए ये जहां जहां जाके जंग किया है, एक डेमोक्रेसी कायम कर पाए ये लोग? अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाया, सीरिया में कुछ नहीं कर पाया, वियतनाम में कुछ नहीं कर पाया, कहीं भी अमेरिका गया डेमोक्रेसी के बात करके जाते हैं, कुछ नहीं किया। हम वैसा नहीं करेंगे, हम मॉरल लेक्चर्स नहीं देंगे। वो आप प्रजा और आपकी देश में आप जैसे निजाम चलाना चाहते हो चलाओ, मगर हमसे रिश्ता रखना चाहते हो तो वी आर ओपन, इट्स अ ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप। तो इसीलिए धीरे धीरे से सब खुल जाएंगे। म्यांमार एक बार खुल जाएगा तो हमारी पूरा ईस्ट का जो है वो अलग सा हो जाएगा। इसीलिए चाइना इससे डरती है, इसलिए इनको फंडिंग देती है और इनको हथियार देती है, और हमारी नॉर्थ ईस्ट में भी इंसर्जेंट्स को पूरा चाइना से ही समर्थन है। और ऑफ कोर्स अभी आजकल पाकिस्तान को भी इस्तेमाल कर रही है, वो अलग बात है, बट ये है उनका पूरा सोच यही है। यहाँ शांति होगी तो भारत पूरा आसियान से अब जुड़ जाएंगे। हमारी जो चाइना का काउंटर वेट जो है भारत दे सकता है, इसी के डर के मारे चाइना इन इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करती है। बट देखते हैं कि धीरे धीरे भारत भी चुपने बैठेगी। इन ड्यू कोर्स वी विल टेक कंट्रोल ऑफ इट। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे की हमने बात की, तो ये एक फॉरेन विजिट नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये उस बदलते भारत की तस्वीर है जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रखता, बल्कि ओशन, ट्रेड राउट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले जा रहा है। इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस सिर्फ मिलिट्री से नहीं बनता, भरोसा, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप और डिप्लोमेटिक कंसिस्टेंसी से बनता है। अगर भारत को 21st सेंचुरी की लीडिंग पावर बनना है, तो जकार्ता हो या फिर कैनबरा या फिर वेलिंगटन, इस तरह की जो कैपिटल्स हैं वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने की भारत की राजधानी, अगर हम नई दिल्ली की बात करते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में जो हम हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक को समझेगा, वही कल की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का डायरेक्शन भी तय करेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे टॉपिक पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।